तो दोस्तों आपका फिर एक बार एक नए वीडियो में एक्सरे इंटरप्रिटेशन की सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोलॉजी जो कि हमें एक्सरे चेस्ट एक्सरे पर्टिकुलरली फाइंडिंग्स मिलती है। उससे रिलेटेड हम फर्स्ट टॉपिक देखने जाने वाले हैं आज, जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपी एंड पीए व्यू। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू किस तरह किया जाता है। देखिए, एंटीरियर पोस्टीरियर में सामने से जो लाइट बीम आ रही हो जो कि हमारी बैक की तरफ जा रही है, वो हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर एंटीरियर इज लाइक लाइट बीम आ रही है पीछे की साइड से, हमारी पीठ के साइड से, और लाइट बीम जा रही है हमारे सामने की तरफ से। ये होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर का सिंपल मीनिंग। तो देखिए, हमारे पास दो एक्सरे है, एक है पीए व्यू, एक है एपी व्यू। तो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में क्या होता है, कभी भी हमें जब पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू करना होता है तो हमें अपने हाथ जो है वो फोल्ड करने पड़ते हैं, जिसके कारण हमारा स्कैपुला जो है वो एक दूसरे से दूर चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ये एपी व्यू है तो इसमें स्कैपुला पास में आया हुआ है, और ये पीए व्यू है तो इसमें स्कैपुला यहाँ से दूर जा चुका है। आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ सकता है ये चीज़। तो इसके कारण होता क्या है कि स्कैपुला जो है वो अब यहाँ पे चला गया है, जो कि एक्सरे में दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोन्स होने के इस जगह पे इस लोकेशन पे बोन्स होने के कारण वो एरिया डार्क ब्राइट हो गया है, जो कि वाइट कलर में अपीयर हो रहा है। और अगर आप दूसरे एपी व्यू में देखेंगे तो हमारे जो हाथ होते हैं वो पीछे की तरफ होना पड़ता है और चेस्ट इरेक्ट करनी पड़ती है एपी व्यू के लिए। इसके कारण स्कैपुला जो है वो पास में आ गया है। ये आप देखिए, ये रही स्कैपुला की बॉर्डर, ये रही स्कैपुला की बॉर्डर। अगर आप ठीक से यहाँ पे आप ठीक से देख सकते हैं, ये रही बॉर्डर, ये हमें बॉर्डर दिख रही है, ये दो लाइन्स के बीच में हमें बॉर्डर दिख रही है। ये हो गया। इस तरह हमको जानना है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू किस तरह हमें किसी भी चेस्ट एक्सरे में पहचानना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लैटरल चेस्ट एक्सरे व्यू। अब लैटरल चेस्ट एक्सरे व्यू हमें कुछ इस तरह कभी भी एक्सरे में मिलता है, और इसमें हमें क्या क्या फाइंडिंग मिलती है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये रहा, यहाँ पे वर्टिब्रा दिख रहे हैं, दोनों साइड से वर्टिब्रा दिख रहे हैं हमें। ये रहा इसका, ये सब हमें दिख रहा है। ओके, ये यहाँ पे कुछ इस तरह स्ट्रक्चर में हार्ट दिख रहा है, ये हमारा रिब्स का पोर्शन हो गया, ये लंग्स का पोर्शन हो गया। इस तरह हमें कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी हम डिटेल देखते हैं कि हार्ट का इसमें किस तरह हमें स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो देखिए, इस तरह हमें कुछ हार्ट का स्ट्रक्चर दिखता है लैटरल। जब हम टेक्स्ट एक्सरे लेते हैं, ये पल्मोनरी वॉल्व यहाँ रहा, ये ऑल्टिक वॉल्व रहा, ये ऑल्टा रहा हमारा, ये रहा मिट्रल वॉल्व, ये रहा लेफ्ट एट्रियम, या राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये रहा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। कुछ इस तरह हमारा हार्ट दिख रहा है। ये रहा हमारा वर्टिब्रा, ये रहा लंग का लोब, एंड दैट्स इट। बेसिक एनाटॉमी फाइंडिंग्स हमें नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में क्या क्या मिलती है वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये रहा हमारा, ये रहा ट्रैकिया, ये रहा हार्ट, ये रही लंग फील्ड्स, ये रहे हमारे बोन्स, ये रहा डायफ्रामिक एंगल, ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल। ऐसी कुछ चीज़ें जो कि हमें यहाँ मिलती है। यहाँ पे होंगे लोब्स हो गए दो, ये दो लोब्स। तो डिक्यूबिटस पोजीशन की अलग अलग फाइंडिंग्स होती है। जब हम किसी भी तरह पेशेंट को थोड़ा सा लेफ्ट या फिर थोड़ा सा राइट टिल्ट करने को कहेंगे, तो उस सपोज हमने पेशेंट को कहा कि आपको राइट टिल्ट करना है, तो हम उस पेशेंट को राइट टिल्ट करके उसका एक्सरे लिया जाएगा, जिसके नीड है कि अलग अलग तरह की पैथोलॉजी इस केस में फाइंड हो सकती है, और इसको कहेंगे लैटरल लेफ्ट डिक्यूबिटस। अगर पेशेंट को राइट को टिल्ट होने को कहा है तो हम कहेंगे राइट डिक्यूबिटस, राइट लैटरल डिक्यूबिटस। और पेशेंट को अगर हमने लेफ्ट को टिल्ट होने के लिए कहा है तो उस पोजीशन को हम कहेंगे लेफ्ट लैटरल डिक्यूबिटस। अब एक बात आप हम लोग को हमेशा याद रखनी है कि कभी भी जो इंस्पायर्ड एक्सरे होता है, इसकी जो अपीयरेंस होती है किसी भी एक्सरे में वो अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपायर्ड एक्सरे। इसका मतलब क्या है कि हमको पेशेंट को एक्सरे लेने के लिए कभी भी हमको पेशेंट को कहना है कि आपको इंस्पायर करना है, और फिर एक्सरे आप जब लेंगे तो ये एक्सरे कुछ क्लियर पैथोलॉजी हमको फाइंड करने में आसानी होगी, जो कि एक्सपायर के केस में नहीं होती है। इसके बाद आप लोग को कभी भी याद रखना है, कभी भी अगर फीमेल पेशेंट है तो आपको यहाँ पे अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पे आपको एक सस्पेंडेड मास जैसा कुछ दिखता है। ये और कुछ नहीं बल्कि ब्रेस्ट का टिश्यू होता है। अगर आप ठीक से यहाँ देखें तो ये मास देखिए, और ये ब्रेस्ट का यहाँ पे रहा टिश्यू। इस तरह कुछ हमें ब्रेस्ट का जो ये होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है, वो क्लियरली इसमें दिखता है। अभी हालांकि ये फीमेल्स में ही प्रेजेंट होता है, पर किसी मेल्स में भी ये दिखता है। उस केस में इसे डायग्नोस किया जाता है एज एन गाइनेकोमेस्टिया। उस केस में इसे क्या कहा जाता है कि ये गाइनेकोमेस्टिया है। इसके अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट पैथोलॉजी हम देखेंगे न्यूमोथोरैक्स। अब न्यूमोथोरैक्स होता क्या है, पहले ये इजीली समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में। देखिए, न्यूमोथोरैक्स क्या है, जो हमारा नॉर्मल लंग होता है, जो भी इस इमेज को ध्यान से देखिए, इस इमेज पे ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए, ये रहा हमारा, ये एक लोब है, ये सेकंड लोब है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। ठीक है, जो हमारा राइट लोब है इसको आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है यहाँ से, और ये नीचे जो स्पेस है इसमें कुछ एयर भर चुकी है। तो जो एयर भरने यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर भरने के कारण हुआ क्या है कि जो हमारा राइट लंग है वो लंग अंदर कोलैप्स हुआ है, और इसके जो उसके बाहर की स्पेस जो है लंग कैविटी की, उसमें पूरी तरह से एयर भर चुकी है। यहाँ पे ये पूरी स्पेस में एयर भर चुकी है, जिसके कारण ये अंदर का लंग छोटा होकर कोलैप्स हो चुका है इतने स्पेस में।
ये कुछ इस तरह कुछ कंडीशन होती है न्यूमोथोरैक्स में। आप देख सकते हैं इसका सिंपल डेफिनेशन, एबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। ठीक है, प्लूरल स्पेस जो हमारी होती है उस प्लूरल स्पेस में एयर एक्यूमुलेट हो जाती है जिसके कारण न्यूमोथोरैक्स होता है। इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट ये है कि निडल पंचर करना है और उस एयर को स्पेस देना है जिससे एयर सस्पेंड हो सके और लंग अपनी नॉर्मल पोजीशन अलोकेट कर सके। ओके, अब जब हम एक्सरे फाइंडिंग के बारे में देखते हैं तो ध्यान से देखिए, हमारा ABCD जब अप्रोच हम लोग जाते हैं तो कभी भी ध्यान रखिएगा जब नॉर्मल, अभी देखिए इस साइड जो है, जो लेफ्ट साइड का लंग हमें दिख रहा है, ये रहा, मैं इसे बॉर्डर एक बार मार्क करता हूँ, ये रही लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग में कभी भी ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे आपको बारीक बारीक लाइंस दिख रही है जो कि थोड़े से पहले थिक है, फिर नैरो होती जा रही है और नैरो होती जा रही है। ये लाइंस और कुछ नहीं, इन लाइंस को कहा जाता है नॉर्मल वेसिकुलर मार्किंग। नॉर्मल वेसिकुलर मार्किंग, जब आप स्टेटोस्कोप से ऑस्कुलेट करते हैं किसी भी लंग को तो आपको उसमें नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीदिंग मिलती है। ये नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीदिंग आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं नॉर्मल वेसिकुलर मार्किंग से। ये और कुछ नहीं बल्कि ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल्स का स्ट्रक्चर है जो लंग के अंदर प्रेजेंट है, जिससे एयर एक्सपायर और इंस्पायर का पूरा प्रेशर इस पे है। तो उस वजह से हमें जो मार्किंग्स और या फिर स्टेटोस्कोप पे ऑस्कुलेशन पे जो हमें ऑडियो मिलता है वो इसकी वजह से मिलता है। अब जब न्यूमोथोरैक्स कंडीशन होता है तो न्यूमोथोरैक्स कंडीशन में क्या होता है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब लंग्स कोलैप्स हो चुका है तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस में हमें बिल्कुल भी नॉर्मल वेसिकुलर मार्किंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि जो नॉर्मल वेसिकुलर ब्रोंकाई थी, जो यहाँ पे जो भी ब्रोंकाई थी, वो तो लंग के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, कोलैप्स हो चुकी है इसके साथ, राइट। इसके ही रीज़न की वजह से यहाँ पे कोई भी वेसिकुलर मार्किंग नहीं होती है। ये एक फाइंडिंग है न्यूमोथोरैक्स में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन। अब प्लूरल इफ्यूजन में होता क्या है पहले ये समझेंगे। अब देखिए, वही हमारा नॉर्मल लंग की एनाटॉमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए नॉर्मल लंग की एनाटॉमी किस तरह है, ये हमारे लंग का कैविटी हो गया, ये दोनों लंग का कैविटी हो गया, ये अंदर लंग हो गया, और ये जो येलो पार्ट प्रेजेंट है इसको कहेंगे हम प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी में जब कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, उस फ्लूइड एक्यूमुलेशन को कहा जाता है प्लूरल इफ्यूजन। ओके, इस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड कंडीशन जो होती है इसे कहा जाता है प्लूरल इफ्यूजन। अब आप ध्यान से देखिए, इमेजिन कीजिए एक पर्सन खड़ा है, उसके लंग के प्लूरल कैविटी में अगर पानी भर चुका है तो पानी कहाँ रहेगा, या ऊपर की स्पेस में रहेगा या नीचे की स्पेस में रहेगा। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पानी तो नीचे की स्पेस में रहेगा। तो कुछ इस तरह आपका लंग पूरा भर जाएगा और लंग की प्लूरल कैविटी भर जाएगी, और ऊपर आप देखेंगे कि इस तरह नॉर्मल लंग सस्पेंड हुआ रखा है। तो अब देखिए, जब हम इसी पेशेंट का एक्सरे लेंगे तो हमें एक्सरे किस तरह मिलता है वो देखिए ध्यान से देखिए। ये रहा आपका एक्सरे, देखिए ये रहा वाटर, ये यहाँ से कुछ अप्रॉक्सीमेटली हार्ट की बॉर्डर होगी, या यहाँ पे हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है, राइट। तो ये है प्लूरल इफ्यूजन का केस। प्लूरल इफ्यूजन के केस में मैं आपको और एक पॉइंट एडिशनल बताता हूँ। वो ऐसा है कि देखिए, जब हमारी ये इस तरह हार्ट है कुछ, ओके, तो आपको ध्यान देना होगा, मैं मार्क करता हूँ आपके लिए। देखिए इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं क्रॉस्टोफ्रेनिक एंगल, और ये जो एंगल है इसको कहते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल। तो हम लोग लेफ्ट साइड में तो इसे कहेंगे लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल, इसको कहेंगे लेफ्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ओके, तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ना कोस्टोफ्रेनिक एंगल है ना कार्डियोफ्रेनिक एंगल हमें दिख रहा है। तो ये एक मतलब कोस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक एंगल का ब्लंट होना, उसका डाइल्यूट होना इज अ फाइंडिंग इन चेस्ट एक्सरे ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, आसान भाषा में, सिंपल वे में हम समझते हैं कि अगर कोस्टोफ्रेनिक एंगल या फिर कार्डियोफ्रेनिक एंगल हमें चेस्ट एक्सरे में नहीं दिख रहा है तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस ये केस प्लूरल इफ्यूजन का है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी डायग्नोसिस या फिर एक्सरे फाइंडिंग या फिर किसी भी टेस्ट के हमेशा 100% रिजल्ट्स कभी भी नहीं होते हैं। आपको हमेशा हर एक चीज़ क्लिनिकली कोरिलेट करके देखनी पड़ती है जिससे कि आप डायग्नोसिस कंफर्म कर सकें। हालांकि कुछ केसेस में इसके अपोजिट भी होता है कि टेस्ट से ही कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए भी क्लिनिकल चीज़ें, कुछ टेस्ट या फिर कुछ एग्जामिनेशंस, पाल्पिटेशंस, ऑस्कुलेशंस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट की हिस्ट्री, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्लिनिकल डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए। अभी हम देखेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस। देखिए ब्रोंकिएक्टेसिस में हमको क्या समझना है, सबसे पहले तो हमें वही है कि हमें एग्जैक्ट ब्रोंकिएक्टेसिस होता क्या है वो समझना है। अब देखिए हम आपको कुछ यहाँ पे समझाते हैं। आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि सपोज इमेजिन करिए ये हमारा लंग है, इमेजिन करिए ये ट्रेकिया रहा, ये रहा लंग कैविटी। ओके, ये इस तरह कुछ लंग है हमारा। जब सपोज ये ट्रैकिया है तो इसकी कुछ ब्रांचेस निकलती है, इस तरह थिक ब्रांचेस होती है ये स्टार्टिंग में, फिर ये नैरो 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 और नैरो नैरो इस तरह अलग अलग होते होते लंग्स पे फैलती है। ओके, इमेजिन करिए ये पहला ऐसा करते हैं, ये सबसे बड़ी था,
ब्रोंक्यूल था, ये ब्रोंकस, ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह छोटे छोटे होते होते जाता है। तो यहाँ पे इसका जो ल्यूमेन होता है, इसके अंदर की साइज़ वो छोटी छोटी होती जाती है। और इसके सपोज अभी हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं ल्यूमेन का, ये रहा एक क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रोंकस का क्रॉस सेक्शन देख लेते मान लीजिए। तो इस तरह होती है इसकी लाइनिंग, यहाँ पे म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ओके, और यहाँ से जो हम पॉइंट अभी रेड मार्क करेंगे, उस पॉइंट से समझिए कि हम एयर इंस्पायर्ड और एयर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, ऐसा समझिए। तो होता क्या है, फिलहाल के लिए एयर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्पेस काफ़ी बड़ी है हमारे लिए, लेकिन जब ब्रोंकिएक्टासिस होता है तो यहाँ पे म्यूकस जम के ये स्पेस छोटी हो जाती है और ये स्पेस तक पूरी भर जाती है और जितना वाइट स्पेस खुला है उतना ही अब नैरो स्पेस हमारे पास बचा रहेगा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए, जिससे कि सांस लेने में और सांस छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। इस केस को हम कहते हैं ब्रोंकिएक्टासिस। अब ब्रोंकिएक्टासिस में हमारा फाइंडिंग्स क्या होती है, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 एरो डिनोट किए हुए हैं। इन 2 एरो का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आप देखिए ये लाइन्स दिख रही है, अगर आपको ये रही ये लाइन्स, अगर आप ठीक से देखिए तो ये लाइन्स आपको दिख रही है। तो इन लाइन्स को कहते हैं ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। ये एक ट्रिक है जो याद रखने के लिए बनाई गई है। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस इन लाइन को कहते हैं। इन लाइन्स को हम कहेंगे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, ट्रैम ट्रैक। जब ये ट्रैम ट्रैक हमको किसी भी टेस्ट एक्सरे फाइंडिंग में मिलेगा विद डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग एंड एक्सेट्रा थिंग्स, हम उसको कहेंगे ब्रोंकिएक्टासिस। अब ये अकेला ही इसकी फाइंडिंग नहीं है, इसके और एक फाइंडिंग में है कि ट्रैम ट्रैक की अपीयरेंस आपको अगर यहाँ पे कुछ राउंडेड चीज़ दिख रही है तो ये है वही ब्रोंकियल जो मैंने आपको बताया था कि वो डायलेट हो जाते हैं और इनके स्पेस नैरो हो जाती है, उसकी वजह से ये हमें दिखता है। तो ये 2 फाइंडिंग्स अगर ये मिलती है तो हम डायग्नोस के आसपास होंगे, इस तरह हम कह सकते हैं। ये फिर भी हमें हर चीज़ क्लिनिकली रिलेट करनी है, ये कन्फर्मेटरी डायग्नोस के लिए नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे सिमिलर केसेस है जिसमें आपको सिर्फ एक्सरे दिया जाएगा या फिर हिस्ट्री विद क्वेश्चन विद हिस्ट्री सब कुछ दिया जाएगा। तो उस टाइम आपको ये बड़ा प्रेशियस रहना होगा और इन चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ या फिर इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये एग्जैक्ट डायग्नोसिस है यानी आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉइन इन ट्रैकिया और इसोफेगस। देखिए, जब भी हम ओपीडी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं इन मेडिसिन, तो हमें हमेशा ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो ओपीडी में या फिर किसी भी इमरजेंसी केस में आपके सामने आ सकता है। देखिए, मान लीजिए आपको एक केस दिया गया है जिसमें किसी बच्चे ने कॉइन इंजेस्ट कर लिया है। तो सबसे पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि कॉइन आखिर बच्चे ने ट्रैकिया में, आखिर वो जो कॉइन इंजेस्ट हुआ है वो ट्रैकिया में फंसा है या फिर इसोफेगस में फंसा है। तो इसके लिए हमें एक्सरे करना होगा। अभी एक्सरे के बाद हमें पता चलेगा वेदर दिस कॉइन इज इन इसोफेगस और ट्रैकिया। उसके लिए कैसे हमें फाइंडिंग्स मिलती है, कैसे हम ढूंढेंगे, वो हम देखते हैं। देखिए, जब हम एंटीरियर एक्सरे को देखेंगे, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे लेंगे, तो हमें मिलेगा कि ये कॉइन कुछ इस तरह दिखता है। और अगर लैटरल चेस्ट एक्सरे में देखते हैं तो ये पूरा सर्कुलर राउंड दिख रहा है। तो अगर इस तरह की फाइंडिंग्स है तो हम कहेंगे कि कॉइन ट्रैकिया में है। और अगर देखिए कि एंटीरियर व्यू वाले एक्सरे में हमें कॉइन अगर राउंडेड मिल रहा है और लैटरल में हमें कॉइन अगर लाइक एक ट्यूब लाइक दिख रहा है, बुलेट जैसे दिख रहा है, तो हम इसे कहेंगे इसोफेगस। हम इसे कहेंगे कि कॉइन इसोफेगस में है। तो ये चीज़ें ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर किस तरह हमें ये फाइंडिंग्स मिलती है। अगर कॉइन एंटीरियर व्यू में बुलेट जैसा है तो वो ट्रैकिया में होगा और एंटीरियर में राउंड जैसा है तो इसोफेगस में होगा। मैं कुछ इस तरह याद रखता हूँ तो आपको ये इस तरह याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा। थैंक यू।